तो जी हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। बच्चों आप जान रहे हैं कि 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, तीसरा चैप्टर आव्यूह चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को लिखते कैसे हैं। आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप आई बटन दबा करके उसको जो है देख लीजिएगा पूरा। आइए आज हम लोग उसके आगे का एक टॉपिक चर्चा हुई थी कि हम आव्यूह के प्रकार बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आव्यूह कितने प्रकार का होता है। तो आव्यूह आपको मालूम है, आव्यूह है तो क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। और हमें पढ़ना क्या है आज? आव्यूह का प्रकार। आव्यूह का प्रकार, ठीक है ना। क्या हुआ? टाइप ऑफ मैट्राइसेस, टाइप ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है ना। टाइप ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। मतलब एक से अधिक प्रकार के हमें आव्यूह सीखने हैं। तो इस क्रम में पेन और पेपर लेके बैठिए, परिभाषाएं नोट करते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले हम समझेंगे पंक्ति आव्यूह। सबसे पहले एक आव्यूह समझेंगे, क्या? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? रो मैट्रिक्स। एक ऐसा आव्यूह या वह आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल क्या दिखाई दे? पंक्ति दिखाई दे, है ना, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। ध्यान से देखिए, जैसे ए इक्वल टू एक आव्यूह हमने बनाया, यहाँ पे लिखा है 2 3 2 3 4, क्लियर है। या हमने लिख दिया ए इक्वल टू 2, या हमने लिख दिया ए इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख दिए। बात समझ रहे नहीं? तो यहाँ पे ये सब किसके उदाहरण हैं? पंक्ति आव्यूह के। पंक्ति आव्यूह में क्या होगा? पंक्ति आव्यूह में जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपको पंक्ति तो एक दिखेगा। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या है? 1 गुणे 3 का, क्योंकि इसमें स्तंभ कितने हैं? स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप के लिखे हैं, जैसे ये क्या है? ये है 1 गुणे 1, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है। और यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो पंक्ति तो 1 है, लेकिन स्तंभ कितना है? 2। क्लियर है। तो जो पंक्ति आव्यूह होता है, पंक्ति आव्यूह को लिखने का फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पे होगा 1 इंटू n। क्लियर है? 1 इंटू n। क्लियर हो गई बात? तो इस फार्मूले की सहायता से आप पंक्ति आव्यूह को लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है? ए आई जे और 1 इंटू n। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे जो यम का मान है, मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू ए आई जे यम इंटू यन से हम कितना भी बड़ा आव्यूह बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे यम इक्वल टू फिक्स है, क्या होना चाहिए? 1। यम इक्वल टू क्या है? 1 है। तो पंक्ति आव्यूह को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। इसको आप कह सकते हैं ए इक्वल टू ए आई जे 1 इंटू n। इस क्रम या इस कोटि का ये आव्यूह बनेगा, जहां यम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो हमारी ख्याल से पंक्ति आव्यूह समझ गए होंगे, इसको नोट करते चलिए। अब दूसरे आव्यूह पे चलते हैं, जिसका नाम है स्तंभ आव्यूह। तो ठीक है बच्चों, ये पहला आव्यूह हो गया। अब आइए हम लोग दूसरे आव्यूह पे चलते हैं, नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। फार्मूले
नोट करते हुए, परिभाषा नोट करते हुए चलिए दूसरे टाइप का अवयव देखते हैं, जिसे हम कहेंगे स्तंभ अवयव। दूसरा अवयव क्या है बच्चों? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, ठीक है ना। स्तंभ अवयव क्या है? इसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसे। इसके पहले वाले को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, स्तंभ अवयव अपने नाम से परिभाषा स्पष्ट कर रहा है। स्तंभ, जैसे इसके पहले हमने देखा पंक्ति अवयव, तो उसमें पंक्ति नजर आई। स्तंभ अवयव है तो इसमें सिर्फ स्तंभ होना चाहिए। तो वह अवयव जिसमें एक स्तंभ हो, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वह अवयव जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो। ऐसे डिफरेंट टाइप के हम अवयव लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के अवयव लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्लियर है? स्तंभ अवयव में क्या होगा? आपको स्तंभ ही खाली दिखना चाहिए। तो इसका क्रम क्या है? ये 1 गुणे 1 क्रम का स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसमें एक है पंक्ति है, एक है स्तंभ है। यहां पे क्या हो गया? स्तंभ तो एक हो, पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं। अगर मैं बी वाले अवयव को देखूं तो इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 2 गुणे 1। क्लियर है? इसका क्रम क्या है? 2 गुणे 1। और यहां पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है इसका क्रम क्या हमें नजर आ रहा है? 3 गुणे 1। अर्थात यहाँ पे हमें क्या नजर आना चाहिए? स्तंभ। और वो स्तंभ कितना नजर आना चाहिए? 1। क्लियर हो गई बात? तो अगर मैं इसको फार्मूले के हिसाब से रखूं, जैसे ये फार्मूला तो आप हमेशा के लिए तैयार रखो, A=AIJ m×n। क्लियर है ना? इस फॉर्म में हम कितने भी बड़े अवयव को लिख सकते हैं। हर प्रकार के अवयव को हम A=AIJ m×n के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, स्तंभ अवयव को लिखने का तरीका, इसका फार्मूला क्या बनेगा? A=AIJ। क्लियर है? और यहां पे आपका क्या होगा? m×1। क्लियर है बात? क्या होगा फार्मूला? m×1। अर्थात यहां पे 1 हमारा क्या होगा? जहां हम लिख सकते हैं कि जहां जो m×n का क्रम होता है, यहां पे फिक्स है कि n क्या है? n ऑलवेज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। n का मान हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। तो हमारे ख्याल से बात ये भी समझ गए होंगे कि स्तंभ अवयव क्या होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले अवयव पे। तो ये हो गया भाई आपका स्तंभ अवयव। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अवयव पे चलते हैं, दूसरे टाइप का। देखिए, आप जो है इसको नोट करते हुए चलिए कि जो अवयव हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, सब बातें समझ में आएंगी। अब देखिए, अगला अवयव है क्षैतिज अवयव। कौन सा है? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव है ना, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा? क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव में क्या होगा? हमेशा पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम होंगी। ध्यान से देखिए, जैसे हमने एक अवयव लिख दिया यहाँ पे 2 3 4 1 2 3। ध्यान से देखिए, क्षैतिज अवयव किसे कहेंगे? वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ गिन लीजिए कितनी पंक्तियां हैं? 2, और स्तंभ कितने हैं? 3। ऐसे अवयव को आप क्या कहेंगे? क्षैतिज अवयव या हॉरिजॉन्टल अवयव। क्लियर है? ये किस क्रम का बना हुआ है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये 2 गुणे 3 क्रम का बना है। इसका सूत्र क्या है? इसका विस्तार रूप क्या है? A=AIJ m×n में जहां
जहां m इज लेस देन n होना चाहिए। m इज क्या होना चाहिए? लेस देन n होना चाहिए। अर्थात पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से कम है तो हम उसे क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह। आसान है, समझ गए होंगे। तो आइए इसी क्रम में अब हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है। वह आव्यूह जिसमें, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है? स्तंभों की संख्या अधिक है। यहाँ पे स्तंभों की संख्या अधिक है तो यहाँ पे क्या होगा? स्तंभों की संख्या कम होगी। किससे? पंक्तियों से। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने बना दिया 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा कि वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये किस क्रम में बना हुआ है? तो ध्यान से देखिए, इसका क्रम है 3 गुणे 2। अर्थात इसका विस्तार रूप क्या होगा? A=AIJ। ये फार्मूले आप जरूर नोट करिएगा। m इंटू n में जहां। क्लियर है? यहां पे क्या होगा? m इज ग्रेटर देन n, चूंकि उसका बिल्कुल क्या है? विपरीत है। वहां पे क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या कम होंगी स्तंभों से, और यहां पे क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या अधिक होंगी स्तंभों से। तो हमारे ख्याल से ये दोनों भी आव्यूह आप समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट आव्यूह पे चलते हैं, जिसका नाम है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। इसे नल मैट्रिक्स कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स भी आप कह सकते हो। ठीक है? अगला आव्यूह कौन सा है? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह अपने नाम से ही स्पष्ट है। शून्य आव्यूह है ना, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। प्रत्येक अवयव जीरो हो। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो, चाहे जिस क्रम या चाहे जिस कोटि का लिखा हो। ठीक है ना? एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। जैसे ये 1 गुणे 1 का है, लेकिन हर अवयव एक ही अवयव है, जीरो है। यहाँ पे क्या है? 2 गुणे 2 का है। ये क्या है? 2 गुणे 3 का है, लेकिन प्रत्येक अवयव क्या हो? जीरो हो। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नल सेट। जैसे A AIJ m इंटू n, ये कोई भी क्रम हो सकता है। यहाँ पे AIJ 0। AIJ का मान क्या हो? हमेशा क्या हो? 0 के बराबर हो। AIJ का मान हमेशा क्या हो? AIJ मतलब 11 रखें तो वो भी 0, 12 रखें तो वो भी 0, 13 रखें तो वो भी 0, 21 22 23 जो भी इसके हैं एलिमेंट्स वो सारे क्या हो जाएं? 0 हो जाएं। तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। ठीक है? अब अगले टाइप के आव्यूह पे चलते हैं। इसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक है? अगला आव्यूह जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग आव्यूह। तो ध्यान से समझेंगे। वर्ग आव्यूह, इसके कई प्रकार होते हैं। जो भी नंबर हो आप उसको नोट करते जाइए। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्राइसेस। वर्ग आव्यूह क्या है? अपने नाम से स्पष्ट है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। ध्यान से देखिए, पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? समान हो। पंक्ति की भी और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। कुछ भी लिखते जाइए।
ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका क्रम क्या है 1 गुणे 1, इसका क्रम क्या है 2 गुणे 2, इसका क्रम क्या है 3 गुणे 3। अर्थात इसका विस्तार रूप क्या हुआ, A इक्वल टू AIJ यम इंटू यम हो, या यम इंटू एन ही हम लिखते हैं, यम इंटू एन। तो यहां लिखना पड़ेगा, यहां m इक्वल टू एन। यम और एन क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। तो ये इसका विस्तार रूप है। कितना भी बड़ा आव्यूह हम वर्ग आव्यूह बना सकते हैं, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह के कई प्रकार हैं, जैसे इसी का एक प्रकार है विकर्ण आव्यूह। कौन सा, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह क्या है, एक ऐसा आव्यूह जो वर्ग आव्यूह हो। सबसे पहले विकर्ण आव्यूह को समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि विकर्ण आव्यूह तभी बनेगा जब वो वर्ग आव्यूह होगा। तो आयताकार आव्यूह में विकर्ण आव्यूह नहीं बनता है। उसका कारण भी समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। जैसे हमने बनाया 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये वर्ग आव्यूह है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पंक्तियां तो 2 हैं लेकिन स्तंभ कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या है कि पहले से दूसरा मिले। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ी विकर्ण बनेगा। अब ध्यान से देखिए, विकर्ण आव्यूह अगर हम इस तरीके से बनाएं, वर्ग आव्यूह के अंदर 1 2 3 4, तो पहले 11 से 22 मिले, 11 से 22 मिले, ठीक है। मान लीजिए 3 वाले में है, तो आइए यहीं पे समझते हैं, या एक और यहीं पे बना देते हैं। ध्यान से देखिए, 11 से मतलब यम और एन बराबर हो। 11 से 22 का मतलब क्या हुआ, यम और एन क्या है, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक और आव्यूह बना दिया, इसको समझ गए ना। आयताकार में विकर्ण आपके नहीं बन पाएंगे। मतलब 11 से क्या ये 22 मिला, तो 22 के बाद फिर 33 मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा हमने बना दिया, ऐसे अवयव हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये हमारा जो विकर्ण है ये पूरा कर रहा है। 11 22, ये कौन सा सदस्य है, 22, और ये कौन सा है, 33। क्लियर है, 11 22 33। इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि सर हमने तो पढ़ा है कि वर्ग में या आयत में 2 विकर्ण होते हैं। सही भी पढ़ा है क्या, गलत थोड़ी पढ़ा है। विकर्ण तो 2 होते ही हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें इसी विकर्ण को लेना है, चूंकि ये जो विकर्ण है ये कौन सा है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और ये वाला क्या है, सेकेंडरी डायगोनल है। याद कीजिए 10th में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिटर्मिनेंट में पढ़ा था। 2 3 4 5, सबसे पहले गुणा इसका करते थे। सबसे पहले किसका, लीडिंग जो होगा, लीडिंग डायगोनल उसका होगा गुणा, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसका पहले गुणा होगा, फिर सेकेंडरी वाले का बाद में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकर्ण आव्यूह होगा उसमें हमें मुख्य विकर्ण को देखना है, इसे कहते हैं मुख्य विकर्ण भी, ठीक है। तो विकर्ण आव्यूह क्या है भाई, विकर्ण आव्यूह ध्यान से समझिएगा। तो देखिए भाई, विकर्ण आव्यूह में क्या हुआ है, जो आपका ये लीडिंग डायगोनल है, मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण, इसके अवयव नजर आने चाहिए, बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, 0। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने विकर्ण आव्यूह तभी बनेगा जब ये एक वर्ग आव्यूह होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे 2 3 हमने लिख दिया, या
2 0 और 0 3, ठीक है ना। तो ये जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण जो है, ध्यान से देखिए, ये जो मुख्य विकर्ण है इसके कुछ ना कुछ अवयव दिखें और बाकी के अवयव क्या हों, 0, ठीक है। तो विकर्ण अवयव किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 0 है ना, और 0 0 3। एक ऐसा अवयव जिसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात। इसमें आप ध्यान से देखेंगे 11 है, 22 है और 33 है, 11 है, 22 है, इसमें अवयव दिखेंगे, बाकी और सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। तो विकर्ण अवयव भी समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट अवयव पे चलते हैं। अगला अवयव है अदिश अवयव। अदिश अवयव, आइए देखते हैं अदिश अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिए, अदिश अवयव, अगला जो अवयव होगा 8वां कौन सा है, अदिश अवयव। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, वह अवयव जिसका मुख्य विकर्ण समान हो। मुख्य विकर्ण क्या हो, ध्यान से देखिए, ये विकर्ण अवयव हो गया, इसमें सारे अवयव मुख्य विकर्ण के अलावा क्या हैं, शून्य है। और अदिश अवयव और इसमें जरा सा अंतर है बस, इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा, ध्यान से देखिए, जो मुख्य विकर्ण होगा, जो मुख्य विकर्ण होगा, अदिश अवयव भी एक प्रकार का वर्ग अवयव है। तो अदिश अवयव की क्या परिभाषा बनेगी कि वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण का क्या हो, प्रत्येक अवयव समान हो। यहाँ 3 है तो हर जगह 3 हो, 5 है तो हर जगह 5 हो, और प्रत्येक अवयव क्या हो, मुख्य विकर्ण के अलावा और जो भी अवयव हों वो क्या हो, शून्य हो। तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, अदिश अवयव। देखिए, विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में जरा सा यही अंतर है कि विकर्ण अवयव में ये जो मुख्य विकर्ण है, ये जो विकर्ण है आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो है, इसमें कोई भी अवयव हो सकते हैं। तो अगर कोई भी अवयव है, प्रत्येक अवयव शून्य है, तब तो विकर्ण अवयव है। लेकिन अगर ये अवयव एक जैसे हैं और प्रत्येक अवयव शून्य है तो इसे कहेंगे अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट अवयव देखते हैं, ये सब वर्ग अवयव के ही भाग हैं। तो एक और अवयव है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव, ये 3 एक जैसे लगते हैं। इकाई या तत्समक अवयव, जिसे यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। ध्यान से देखिए, इकाई या तत्समक यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ये भी एक प्रकार का वर्ग अवयव है, ये भी एक प्रकार का वर्ग अवयव है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा उसका प्रत्येक अवयव 1 होगा। जो मुख्य विकर्ण होगा उसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, 1 होगा। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होगा, 1 होगा। और इसे क्या बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या 2 है, 1 के अलावा कुछ भी है तो वो अदिश है। लेकिन अगर 1 है, सिर्फ 1 है, तो वो क्या है, इकाई या तत्समक अवयव। इसे कैपिटल आई से शो करते हैं। इसे किससे शो करते हैं, कैपिटल आई से। अगर I1 लिखा है, I1 लिखा है, तो इसका मतलब एक ऐसा अवयव मतलब एक क्रम का हमें बनाना है। अगर I2 लिखा है,
I2 लिखा है, तो हमें 2 क्रम में बनाना है, 2 कोटि का, मतलब 2 गुणे 2 का बनाना है। 2 गुणे 2 का बनाएंगे तो सिर्फ इतना ही बनाएंगे, इतना बनाएंगे, ये मुख्य विकर्ण 1 1 दिखा देंगे, इन दोनों को 0 0 दिखा देंगे। ठीक है, I3 लिखा है तो 3 गुणे 3 का बना लेंगे, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक है, अब नेक्स्ट आव्यूह पे चलते हैं। तो इतना आप समझ गए हैं। अब एक होता है उप आव्यूह, बहुत सारे आव्यूह हैं। एक क्या होता है? उप आव्यूह। इसको नोट करते चलिए, सारे आव्यूह कैसे बनते हैं इनको आप नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्या है? जो भी नंबर हो 10वां, उप आव्यूह। उप आव्यूह इसे कहते हैं सब मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कोई एक आव्यूह है ए, 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, और इसी का सबसेट आपने पढ़ा है, एक आव्यूह है जिसमें 2 3 5 6। ध्यान से देखिए, एक आव्यूह है 2 3 4 5 6 7, और एक दूसरा आव्यूह है बी, इसमें क्या है? 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो क्या हुआ कि इसके कुछ सदस्य यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बी क्या है? ए का उप आव्यूह है। बी क्या है? ए का उप आव्यूह है। तो ये भी आप समझ जाएंगे उप आव्यूह कैसे होता है। अब नेक्स्ट आव्यूह पे चलते हैं। एक होता है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अगला आव्यूह देखेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान से देखिए, अपने नाम से ही स्पष्ट कर रहा है कुछ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमने बना दिया ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। तो ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा? बात को समझिए। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण होगा उसके नीचे के जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे। ध्यान से देखिए, 1 2 3 0 5 6 और 0 0 7। ठीक है, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर, अगर ऊपर ही है तो नीचे की ओर क्या बनेगा? जो भी अवयव होंगे मुख्य विकर्ण के नीचे वो क्या होंगे? 0 होंगे। अर्थात यहाँ पे 0 का एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह कहीं दिख जाए, इसका प्रकार लिखना हो तो आप बता देंगे कि ये क्या है? ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। क्लियर है? इसी से मिलता जुलता एक और है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह, इसे क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान से देखिए, जैसे एक आव्यूह है, इसका जो मुख्य विकर्ण होगा इसके ऊपर के सदस्य क्या होंगे? 0 2 0 0 5, बहुत दूर बना दिया है,
5 6 0 4 3 2। ठीक है, ये 6 है, इसको 0 मत समझिएगा, 6। ठीक, तो ध्यान से देखिए, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसका जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण इसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल बना नजर आए 0 का। ध्यान से देखिए, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या है? एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव क्या हो? 0 हो। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, अब मुख्य विकर्ण कहीं पे भी आएगा, मुख्य विकर्ण कहीं पे भी आएगा तो वो कैसा होगा? एक वर्गाकार आव्यूह होगा। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर, ऊपर के सभी सदस्य क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। अब आइए एक और सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह है, बहुत सारे आव्यूह हैं लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आव्यूह है, इसको भी देखेंगे। फिर जो छूटे रहेंगे उनको एक्सरसाइज में करते समय अगर कोई आव्यूह छूटा है तो उसको भी बताएंगे। ठीक है, एक और है परिवर्त आव्यूह। एक और कौन सा है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह, सपोज दैट एक आव्यूह है 2 3 4 5। इसका ट्रांसपोज आव्यूह कैसे लिखा जाएगा? A' से या AT से, A' से या AT से। इसमें क्या होता है कि जो पंक्ति है वो स्तंभ बनेगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो परिवर्त आव्यूह क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें जो भी आव्यूह होगा उसमें जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ और स्तंभ जो हैं वो पंक्तियों में नजर आएंगे। ध्यान से देखिए, ये जो स्तंभ है ये पंक्ति में नजर आएगा, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, या पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति तो दूसरा स्तंभ। क्लियर है? तो ये आव्यूह के प्रकार रहे। तो यहाँ तक आपने देखा आव्यूह के प्रकार, ये कुछ मुख्य प्रकार के आव्यूह थे। अगर कुछ एक दो और छूटे होंगे तो एक्सरसाइज कराते समय हम आपको उनके बारे में भी समझा देंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का गुणा, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी है। तो आशा करते हैं आज आपको ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।